नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 से संबंधित है, जिसे द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 भी कहा जाता है। इस एक्ट का है एक्ट नंबर 34 ऑफ 1948। हर एक्ट को बनाने का एक उद्देश्य होता है, तो जो इस एक्ट को भी बनाने का उद्देश्य है, जिसमें कहा गया है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजुरी एंड टू मेक प्रोविज़न फॉर सर्टेन अदर मैटर्स इन रिलेशन देयर टू। मीन्स कि किसी भी बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए कतिपय प्रसुविधाओं का उपबंध करने और उसके संबंध में कतिपय अन्य बातों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। अधिनियम को डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस हैं उनको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चैप्टर 1 के बारे में। जो चैप्टर 1 है उसकी हेडिंग है प्रारंभिक। इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शंस दिए गए हैं, जो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2A तक कवर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 2 चैप्टर 2। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद बनाई जाएगी और उनके क्या काम होंगे। तो इसकी हेडिंग है कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इस चैप्टर में टोटल जो सेक्शंस कवर होते हैं वो हैं सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 25 तक। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3 अध्याय 3। इस चैप्टर में वित्त और संपरीक्षा यानी कि फाइनेंस एंड ऑडिट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कर्मचारी जो बीमा निधि है वो होगी, किस तरीके के जो प्रशासनिक व्यय है वो होंगे, लेखाओं के बारे में बताया गया है, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो इन सभी को जो कवर करते हैं वो है सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 37 तक। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है अभिदय यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इस चैप्टर में सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 45I तक बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है बेनिफिट्स, प्रसुविधाओं के बारे में। इस अध्याय में जो सेक्शंस दिए गए हैं वो है सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 73 तक। नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 5 का चैप्टर 5A स्कीम फॉर अदर बेनिफिशरीज। इस चैप्टर में टोटल जो सेक्शंस दिए गए हैं वो है सेक्शन 73A से लेकर 73F तक। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 बात करता है किस तरीके से विवादों और दावों का न्याय निर्णयन किया जाएगा, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स। इस अध्याय में जो सेक्शंस आते हैं वो हैं सेक्शन 74 से लेकर सेक्शन 83 तक। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 7 अध्याय 7। इस अध्याय में शास्तियाँ यानी कि पेनल्टीज़ के बारे में बात की जाती है कि भी अगर किसी भी तरीके का उल्लंघन इस अधिनियम में किया जाता है तो उसमें किस तरीके की पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी, जिनके बारे में बताता है हमें सेक्शन 84 से लेकर 86। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 बात करता है प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। इस चैप्टर में जो सेक्शंस कवर होते हैं वो आते हैं सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन
100 तक। इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल जो हमारा एक्ट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उसमें टोटल 100 सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस को टोटल 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से हम चैप्टर को जो एक्ट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ये जो एक्ट बनाया गया है वो बनाया गया है कि किसी भी बीमारी, प्रसूति मीन्स मैटरनिटी और नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय प्रेस सुविधाओं का उपबंध करने और उसके संबंध में कतिपय अन्य बातों का उपबंध करने के लिए, तो इस तरीके से ये एक्ट बनाया गया है जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अध्याय 1 चैप्टर 1 के बारे में, जिसका हेडिंग हमने देखा प्रारंभिक था। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 1 के बारे में। दूसरे जो एक्ट है उसी तरीके से इसमें भी जो सेक्शन 1 है वो हमें बताता है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ पर है, ये कब लागू हुआ और कहाँ कहाँ पर लागू हुआ। तो जो सब सेक्शन 1 है उसमें इस एक्ट का पूरा नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इस अधिनियम का जो विस्तार है वो पूरे भारत पर है, होल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि हम यह एक्ट कब लागू हुआ। तो हम देखते हैं कि यह उस तारीख या उन तारीखों को प्रवर्त होगा जिससे या जिन्हें केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में, जो ऑफिशियल गजट है, उसमें अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। तो मतलब इसमें कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग डेट्स को लागू हो सकता है। और उन डेट्स को जब भी ये एक्ट लागू किया जाएगा उससे पहले जो ऑफिशियल गजट होता है उसमें उस चीज़ का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जो क्लॉज 4 है वो बताता है कि यह सबसे पहले जो मौसमी कारखाने होते हैं उनसे भिन्न सब कारखानों को, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसके कारखाने भी आते हैं, उनको भी लागू होता है। और परंतु इस उपबंध के अंतर्विष्ट कोई भी बात एक कारखाना या अनुसरण करने वाले स्थापन के प्रति या उस सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत लागू होगा जिसके कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किए गए लाभों के समान या वरिष्ठ वास्तविक तौर पर लाभों को अन्यथा प्राप्त किए हुए हैं। जो क्लॉज 5 बात करता है कि जो समुचित सरकार है वो निगम यानी कि कॉरपोरेशन से परामर्श करके, और जहाँ पर जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो राज्य सरकार है, वहाँ पे वह राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसा करने के अपने आशय की जो सूचना है वो 1 मास की सूचना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देने के पश्चात इस अधिनियम का जो उपबंध है उनका या उनमें से किसी का भी विस्तार किसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग पर, चाहे वे औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के हों, कर सकेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको कॉरपोरेशन से या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना परामर्श करेगी, वहाँ से अप्रूवल लेगी और जो ऑफिशियल गजट है उसमें 1 महीने का नोटिस देगी। पहले ये जो अवधि थी वो 6 मास की थी, लेकिन बाद में इसे 1 महीना कर दिया गया है कि 1 महीने के ऑफिशियल गजट में नोटिस द्वारा सूचना देगी और फिर किसी दूसरे एक या एक से ज़्यादा किसी दूसरे जो स्थापन्य होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, उनके ऊपर भी इस अधिनियम को लागू कर सकेगी। फिर चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो या दूसरे तरीके का हो। इसमें एक निजी प्रोविज़ो दिया गया है, परंतु जिसमें कहा गया है कि जहां इस अधिनियम के उपबंध राज्य के किसी भी भाग में प्रवर्तनीय बना दिए गए हैं
वह कथित उपबंध उस भाग के भीतर किसी ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग तक विस्तारित हो जाएगा यदि उपबंध उस राज्य के दूसरे भाग में समान स्थापन या स्थापनों के वर्ग तक पहले से ही विस्तारित कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसमें क्लॉज 6। क्लॉज 6 बात करता है एक कारखाना या एक स्थापन यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके प्रति यह अधिनियम द्वारा ऐसे होने पर निरंतर शासित किए जाएंगे कि किसी भी समय उसमें नियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या इस अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से नीचे हो जाती है या उसमें प्रक्रिया का विनिर्माण करना शक्ति की सहायता से किया जाना परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो उसके रूल्स को चेंज कर सकती है। अगला जो सेक्शन आता है हमारा वो परिभाषाओं के बारे में बात करता है, डेफिनेशंस के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसमें किस शब्द का क्या तात्पर्य होगा वो इस सेक्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में बताया गया है। तो 2(1) में कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, समुचित सरकार होती है, वो क्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन स्थापनों या महापत्तन या खान या तेल क्षेत्र की बाबत केंद्रीय सरकार और अन्य दशाओं में राज्य सरकार अभिप्रेत है। कि यहाँ पे कुछ एस्टैब्लिशमेंट बता दिए गए हैं कि उन मामलों में तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार होगी, उन सब का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में होगा और बाकी की सब मामलों में जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट होगा। अगली जो हमारी परिभाषा आती है वो है तीसरे नंबर पे सब क्लॉज 3 में। उसमें बताया गया है कि प्रसवावस्था क्या होती है। तो उसमें बताया गया कि इससे अभिप्रेत है ऐसी प्रसव वेदना जिसके परिणाम स्वरूप जीवित बालक पैदा हो या गर्भधारण के 26 सप्ताह पश्चात की ऐसी प्रसव वेदना जिसके परिणाम स्वरूप जीवित या मृत बालक पैदा होता है। इसमें ये मैटरनिटी से रिलेटेड है कि इसका मतलब है कि कोई भी बालक है जो कि 26 वीक में जो प्रेगनेंसी है उसके रिजल्ट से हो। यहाँ पे यह बात मायने नहीं रखती है कि जो पैदा होने वाला जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, चाहे वो मृत हो चाहे वो जीवित हो। नेक्स्ट परिभाषा आती है अभिदाय के बारे में। तो अभिदाय कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अभिदाय से प्रधान नियोजक जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो प्रधान नियोजक द्वारा निगम को कर्मचारियों की बाबत संदेय धनराशि अभिप्रेत है और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संदेय रकम इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात की गई है कि ऐसा कोई भी मनी पेएबल to the corporation by the principal employer in respect of an employee and includes any amount payable by or on behalf of the employee in accordance with the provision of this act. Next आती है हमारी जो परिभाषा डिपेंडेंट के बारे में कि आश्रित कौन होता है। जो आश्रित की परिभाषा है उसमें बताया गया है कि एक लिस्ट दे दी गई है नीचे कि ये लोग हैं जो कि डिपेंडेंट आश्रित की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आश्रित से किसी भी मृत बीमाकृत व्यक्ति के निम्नलिखित दावेदारों में से कोई भी अभिप्रेत होता है, जिसमें सबसे पहले आती है विधवा, विडो, धर्मज या दत्तक अवयस्क पुत्र, लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, धर्मज या दत्तक अविवाहित पुत्री,
लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, अनमैरिड डॉटर। नेक्स्ट आता है विधवा माता। उसके बाद धर्मज या दत्तक पुत्र या पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है, यदि वह बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित था या थी। यहाँ पे पहले भी जो लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर की बात की गई है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो लेजिटिमेट जो क्लॉज 1 था वहाँ पे जो लेजिटिमेट और अडॉप्टेड जो उनकी बात की गई है, वहाँ पे जो लड़की है उसे तब तक माना गया है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और जो लड़का है उसे 21 साल माना गया है। दोनों जो क्लॉज़ हैं उनमें फ़र्क ये है कि जो पहला है उसमें किसी भी तरीके की उनकी शिथिलांगता की बात नहीं कही गई है, जबकि जो क्लॉज़ 2 है वहाँ पे बताया गया है कि इस एज के बाद भी वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे यदि वो या तो बीमार हैं, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से वो जो बीमाकृत व्यक्ति है जो जिसके ऊपर वो आश्रित है उसके ऊपर वो लोग पूरी तरीके से डिपेंड थे। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे, उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यक्ति भी उसके आश्रित माने जाएंगे पूर्णतः या फिर भागतः। पहला, माता पिता जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है। अवयस्क अधर्मज पुत्र, अविवाहित अधर्मज पुत्री, या यदि विवाहित है और अवयस्क है या यदि विधवा है और अवयस्क है तो पुत्री चाहे वह धर्मज हो, दत्तक हो या अधर्मज हो। अवयस्क भाई या अविवाहित बहन, या यदि अप्राप्य है तो विधवा बहन भी। विधवा पुत्रवधू, पूर्वमत पुत्र की अवयस्क संतान, पूर्वमत पुत्री की कोई अवयस्क संतान यदि उस संतान के माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, अथवा यदि जो व्यक्ति है उसके माता पिता में से कोई जीवित नहीं है तो उसके पितामह या पितामही, ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, उनकी एक कैटेगरी दे दी गई है जिसमें आप स्वयं की पत्नी हो गई, ठीक है, उसके लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हो गए, 25 ईयर्स तक की उनकी एज डिसाइड की गई है, विधवा माता हो गई है, और 25 ईयर्स के ऊपर के अडॉप्टेड और लेजिटिमेट बच्चे भी हैं अगर वो इन्फर्म यानी कि वो शिथिलांग है, मतलब अपना खुद का भरण पोषण अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं। क्लॉज 3 में बताया गया है कि इफ होली और इन ए पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो उसमें बता दिया गया है कि विधवा माता की बात कर दी गई है, माइनर इलेजिटिमेट सन एंड अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर और ए डॉटर, लेजिटिमेट और अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड ए माइनर और ए विडोड एंड माइनर। तो इस तरीके से बहुत लिस्ट है। इसमें हमारे बहन भाइयों की भी बात की गई है कि अगर भाई है वो माइनर है, ठीक है, तो वो भी आश्रित माना जाएगा। अगर जो सिस्टर वो है, अगर वो अनमैरिड है, ठीक है, या वो विधवा है और माइनर है, और विधवा पुत्रवधू की बात की गई है, ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन, ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्रैंडसन की बात की गई है, ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज्ड डॉटर वेदर नो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज़ अलाइव, ठीक है, तो जो बेटी है उसके बच्चों की भी बात की गई है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात की गई है जिनके पास खुद का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आज हम लोगों ने जो परिभाषाएं देखी हैं उन परिभाषाओं को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।